मणि। मैं हूँ राधिका सोमानी और आज के वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसके पहले 3 पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसमें हमने 1600 ईस्वी के राजलेख से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1858 तक सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। वो तीनों वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप चाहे तो उन्हें जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक पेन और रजिस्टर ले लीजिए और जितने भी वन लाइनर्स मैं आपको दे रही हूँ या यहाँ पे जो मैं मेंशन करती जाती हूँ उनको आप अपने रजिस्टर में उतार लीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ मैं जितने भी वन लाइनर्स देती हूँ वो मोस्टली या तो सिविल सर्विस एग्जाम में आ चुके हैं या फिर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। 1861 के अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत की। इस कानून में अंग्रेजों ने जो नीति प्रारंभ की उसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत का निर्माण कर सकता था और नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता था। वह किसी प्रांत, क्षेत्र या प्रेसिडेंसी को विभाजित भी कर सकता था और वह उसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकता था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और अब गृह, सेना, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य होते थे और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया था। ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म और सत्वाधिकार के संबंध में केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। भारत परिषद को एक विधायी संस्था बनाया गया, मतलब कि भारत में जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो भारत की प्रजा है, ब्रिटिशर्स हैं, भारत सरकार के कर्मचारी, भारतीय रियासतें तथा सम्राट के अधीन रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए भारत परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार प्रदान किया गया और ये सारे सदस्य मनोनीत होते थे। ये सभी सदस्य गवर्नर जनरल को कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे और इनमें से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना अनिवार्य था और इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। इन सदस्यों का कार्यपालिका पर कोई अधिकार नहीं होता था और गवर्नर जनरल इनकी दी हुई राय को वीटो कर सकता था, मतलब उसे इनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। और गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में 1 बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वाइसरॉय करते थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को परिषद में नामांकित किया था। उनमें एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। इस अधिनियम ने वाइसरॉय को परिषद को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी, जिसके आधार पर वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है। कैनिंग ने विभिन्न विभाग अलग अलग सदस्यों को दे दिए, जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या? वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। इस प्रणाली में कार्यकारी परिषदों के सदस्यों को सैन्य, वित्त, सार्वजनिक राजस्व, धर्म या विदेश मामलों में एक विशेष विभाग के लिए एक विशेष दर्जा या उपाधि प्रदान की। पोर्टफोलियो प्रणाली एक विभाग के लिए मंत्रियों की वर्तमान प्रणाली की तरह ही थी। ये था आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, जो 1861 के अधिनियम में इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा
और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। अगर देश पर कोई संकट आया है तो गवर्नर जनरल विधान परिषद की अनुमति के बगैर भी अध्यादेश जारी कर सकता था। ये अधिकार उसे इस अधिनियम के तहत दिया गया था। मद्रास एवं बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषदों द्वारा जो कानून बनाया जाता था वह गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैध होता था और इस एक्ट के बाद ही बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1886 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों की स्थापना हुई। संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। इसके साथ ही बंबई और मद्रास के प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई। अतः इस अधिनियम ने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। ये था आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की और सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का भी अधिकार दिया गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना और इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने जोर पकड़ लिया। यह अधिनियम विभिन्न विधायी परिषदों के आकार का विस्तार करने और ब्रिटिश भारत की सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के इरादे से पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत का संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब इसे लाया क्यों गया? देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 अपने हिसाब से प्रॉपरली काम कर रहा था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद देश में राष्ट्रवाद बढ़ गया। राष्ट्र के आम लोगों ने राष्ट्र के लिए उद्देश्य बनाए और डेफिनेटली इसे ब्रिटिश राज के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। और इन सब के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रशासनिक और विधायी परिषदों के राष्ट्रव्यापी विस्तार के साथ साथ परिषदों में भारतीयों के एक बड़े हिस्से की भागीदारी पर जोर दिया। संविधान के समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। परिषद में अधिक भारतीयों को लाने के लिए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो पढ़े लिखे भारतीय थे उन पर वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। फाइनली सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि देश में अपने हितों की रक्षा करने और राष्ट्रवाद की भावना को धीमा करने के लिए भारतीय मांगों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिन्हें सीमित संविधान ढांचे के अंदर ढालना होगा। और सरकारी बहुमत बरकरार रखते हुए इसने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। और कौन से प्रांत में कितनी वृद्धि हुई है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। और इस परिषद के सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा चुना गया था और सदस्य अब वोट डाले बिना भी बजट पर चर्चा करने में सक्षम थे। तो हम ये कह सकते हैं कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था। परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए अप्रत्यक्ष मतदान होता था और इसमें गवर्नर जनरल जो भी नॉमिनेटेड सदस्य होते थे उनके लिए अपना एक क्राइटेरिया सेट कर सकते थे, वो भी राज्य सचिव से पूछकर। विधान परिषदों को नया कानून का प्रस्ताव रखने के लिए या कोई मौजूदा कानून है उसे निरस्त करने के लिए गवर्नर जनरल की सहमति की आवश्यकता होती थी।
राज्यपाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीट भरने की शक्ति प्रदान की गई, जबकि राज्यपाल को विधान मंत्रिमंडल में सीट भरने की शक्ति प्रदान नहीं थी। अब अगर हम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की महत्व की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस थी इसकी भारतीय संविधान में, तो इस अधिनियम के द्वारा सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप में भारत के परिवर्तन की एक अच्छी शुरुआत थी। इस कानून ने परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक चिंता के मुद्दे पर लोगों से पूछताछ करने का अधिकार प्रदान किया। अब अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो इस अधिनियम ने एक औसत भारतीय को कुछ भी नहीं दिया, जबकि यह समकालीन भारत में एक प्रतिनिधि सरकार की पहला कदम था। और यही अधिनियम है जिसने भारत में कई क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव की नींव रखी। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि आप मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वॉइसरॉय मिंटो के नाम पर रखा गया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। अब इसके लक्ष्य क्या थे? मार्ले मिंटो एक्ट का लक्ष्य 1892 के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी उसमें सुधार करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। बेसिकली ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद और राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ रही थी उसे दबाना चाहते थे इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और उनमें से आधे गैर सरकारी होते थे। और प्रांतीय विधान परिषद बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई और जो छोटे प्रांत थे उनके लिए सदस्यों की संख्या 30 थी। और व्यवस्थापिका सभाओं में 4 सदस्य होते थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी अधिकारी, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनावों में व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया और निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल होते थे: साधारण, वर्ग विशेष और विशेष। मुसलमानों के लिए अलग से मताधिकार और अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अलग से निर्वाचक मंडल बनाने पर लॉर्ड मिंटो ने यह भी कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई और अब सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय के.सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। M.P. सिन्हा को वॉइसरॉय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया और यह वॉइसरॉय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से भी विभूषित किया गया। इस प्रकार 1909 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच एकता न होने देना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया था। तो ये था आपका 1909 का अधिनियम। आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 अधिनियम पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। जितने भी 1 लाइनर्स मैंने दिए हैं उन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे। आप इन्हें 1 या 2 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।